तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट द रोटेशनल मोशन। देखो रोटेशनल मोशन के बारे में कुछ स्टूडेंट्स का ये मानना है कि दिस इज द वेरी कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर्स एमंग द फिजिक्स ऑफ क्लास 11। कुछ टीचर का भी ये भी मानना है कि दिस इज द कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर, कुछ स्टूडेंट का, कुछ टीचर का, सबकी नहीं बता रहा हूँ। बट इन माई व्यू दिस इज नॉट ट्रू। मेरी दृष्टि में ये नहीं है कि दिस इज द वेरी कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर ऑफ क्लास 11 फिजिक्स। आई डोंट बिलीव इन दिस सेंटेंस। क्यों? क्योंकि मेरे लिए यदि ये कॉम्प्लिकेटेड है ना तो फिजिक्स का सारे चैप्टर कॉम्प्लिकेटेड है, और यदि मेरे लिए फिजिक्स का सारे चैप्टर इजी है तो ये भी इजी है। कहने का मतलब ये मेरे लिए ये चैप्टर बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने वेक्टर से लेकर के कोलिजन तक पढ़ा। हमने वेक्टर से लेकर कोलिजन तक पढ़ा। यदि वो चैप्टर आसान है तो ये भी आसान है। ओके जी, तो ये मिथ अपने दिमाग से निकाल देनी है कि ये एक कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है। दिस इज द चैप्टर लाइक ऑल द चैप्टर ऑफ द फिजिक्स। सभी फिजिक्स के चैप्टर के समान ही ये चैप्टर है। यदि आपके लिए वो इजी है तो ये भी बहुत इजी है। ओके जी, ठीक है। तो देखो फिजिक्स का जो सबसे बेस्ट टीचर पता है तुमको कौन है? फिजिक्स का सबसे बेस्ट टीचर तुम हो। तुम फिजिक्स का बेस्ट टीचर खोजते हो यूट्यूब पर, इधर उधर ऑफलाइन क्लासेस में। तुमको पता नहीं कि फिजिक्स का बेस्ट टीचर तुम हो। फिजिक्स एक ऐसा चैप्टर है जिसका बेस्ट टीचर तुम हो। फिजिक्स का बेस्ट बुक तुम मार्केट में खोजते हो, बट फिजिक्स का बेस्ट बुक योर माइंड है। तुम फिजिक्स का बेस्ट नोट्स ढूंढते हो ना, जबकि फिजिक्स का बेस्ट नोट्स तुम्हारा माइंड है। फिजिक्स का बेस्ट बुक तुम्हारा माइंड है। फिजिक्स का बेस्ट टीचर स्वयं तुम हो। और फिजिक्स का बेस्ट कॉन्सेप्ट, फिजिक्स का बेस्ट नॉलेज, बेस्ट ज्ञान तुम्हारी इमेजिनेशन है। यदि तुम फिजिक्स पर इमेजिन कर पाते हो ना तो तुमको फिजिक्स के ज्ञान है। आइंस्टीन ने कहा था भाई कि नॉलेज इज नॉट मोर इम्पॉर्टेंट, योर क्रिएटिविटी इज मोर इम्पॉर्टेंट। योर क्रिएटिविटी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन योर नॉलेज। क्रिएटिविटी मीन्स योर इमेजिनेशन। योर इमेजिनेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन योर नॉलेज। तो फिजिक्स में सबसे बड़ी ज्ञान तुम्हारी इमेजिनेशन है। और फिजिक्स की सबसे बड़ी उपलब्धि इसको देखना है। जिस दिन तुमको फिजिक्स तुमको आंखों के सामने दिखने लगेगी ना, और ये आंख खोल करके नहीं दिखती है, ये आंख बंद करके दिखती है, बंद करके दिखती है। और किसी को आंख खोल करके दिख रही है ना तो समझ लो या तो उनको दिख नहीं रही है या तो फिर वो केवल आंख खुला हुआ है, देखने का खुला हुआ है, ताकि उनकी आंख मानसिक रूप से उनकी आंख बंद है। वो फिजिक्स को देख रहे हैं, वो उस खुली आंख से अपने सामने अपने आसपास के वस्तुओं को नहीं देख रहे हैं, वो फिजिक्स को देख रहे हैं। तो जिस दिन तुमको फिजिक्स दिखने लगी ना, समझ लेना तुम्हारी फिजिक्स में बेस्ट उपलब्धि है। ओके जी, तो कहने का मतलब ये रहा ये कि यदि आप मन से ध्यान से पढ़ेंगे ना तो ये भी चैप्टर उतना ही ईजी है जितना अब तक का फिजिक्स का जितने भी चैप्टर हमने पढ़ा वो ईजी था। ये भी चैप्टर उतना ही ईजी है। लेट्स स्टार्ट द रोटेशनल मोशन। इसमें सबसे फर्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज द रोटेशनल मोशन। व्हाट इज द रोटेशनल मोशन? तो देखो, जब कोई बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट इस तरह से ऐसे रोटेट करती है ना, इस तरह से ऐसे मोशन करती है, तो इसके मोशन को हम बोलते हैं रोटेशनल मोशन। जब कोई बॉडी किसी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट इस तरह से ऐसे मोशन करती है, एक सर्कुलर पाथ पर ऐसे मोशन करती है, तब इसके मोशन को हम बोलते हैं रोटेशनल मोशन। तो इसको लिखो, the motion of a body turning about an axis is called rotational motion. Yes, rotational motion। पहली बात। दूसरी बात, जब कोई बॉडी रोटेट करती है ना, जैसे मान लीजिए ये बॉडी इस तरह से रोटेट कर रही है,
ये बॉडी रोटेट कर रही है। तो जब कोई बॉडी रोटेट करती है ना, तो इसके सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल भी एक डिफरेंट डिफरेंट सर्किल पर रोटेट करते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक बॉडी है, जैसे एक ईंट से मिल करके मकान बनी होती है ना, एक ईंट से मिल करके घर बनी हुई होती है, उसी तरह से ये बॉडी भी एक पार्टिकल्स के मिल करके बना हुआ है, एक पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। एक एक करके पार्टिकल सारे आपस में आए ना इस तरह से, तो वो सारे पार्टिकल मिल करके एक बॉडी बना दिए। जैसे एक एक ईंट से मकान बनती है, वैसे एक एक पार्टिकल से ये पूरा बॉडी बनी हुई है। तो जब ये बॉडी रोटेट करेगी ना, जब ये बॉडी रोटेट करेगी, तो इनके साथ साथ ये सभी पार्टिकल्स भी रोटेट करेंगे। आप समझ ही सकते हैं। मान लो जैसे देखो, पर एक एक ईंट से मिल करके मकान बनी हुई है, और मान लो तुम्हारा मकान ही रोटेट करने लगे। जैसे भूकंप आती है ना, तो मकान क्या करता है, इस तरह से ऐसे कंपन करता है, वाइब्रेट करता है ना। जब भूकंप आती है तो मकान इस तरह से वाइब्रेट कर लगता है, इस तरह से ऐसे कंपन करने लगता है। तो जब मकान ऐसे कंपन करता है, तो उसके साथ साथ सारे ईंट भी तो कंपन करती है ना। या ऐसे समझ लो, मकान जब मकान ही पूरा रोटेट करने लगे, तो उसके साथ साथ सारे ईंट भी रोटेट करने लगेंगे, क्योंकि उसी एक एक ईंट से तो मकान बनी हुई है। यस, उसी तरह से ये बॉडी भी इस तरह से एक एक पार्टिकल से मिल करके बनी हुई है। तो जब ये बॉडी ही रोटेट करने लगेगी ना, तो इस बॉडी के साथ साथ ये पूरा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल भी रोटेट करने लगेगा, इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल भी रोटेट करने लगेगा ऑन ए डिफरेंट डिफरेंट सर्किल। ओके, तो इस लाइन को भी मैं लिख रहा हूं। तो इफ अ बॉडी रोटेट्स then all its constituent particles rotates on a different circles। प्रत्येक पार्टिकल का सर्किल डिफरेंट होगा। आप इमेजिन कर ही सकते हो, यस बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, प्रत्येक पार्टिकल का सर्किल डिफरेंट होगा। जब ये पार्टिकल रोटेट कर देगी, तब प्रत्येक पार्टिकल भी एक सर्किल पर रोटेट करेंगे, और प्रत्येक पार्टिकल का सर्किल भी डिफरेंट होगा ऑफ डिफरेंट रेडियाई। ओके, देखिए नेक्स्ट लाइन। आप जानते हैं कि जब ये बॉडी रोटेट करेगी, तो इनके साथ साथ इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल भी रोटेट करेंगे, वो भी रोटेट करेंगे ना डिफरेंट सर्किल पर। और वो जितने भी सर्किल है, मान लो इसके अंदर 100 पार्टिकल्स है, ठीक है, 100 पार्टिकल से मिलकर के ये बॉडी बनी हुई है, तो 100 सर्किल होंगे। और जितने भी सर्किल होंगे ना, सारे सर्किल एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। एक ये सर्किल हो गया, तो एक इसी के समानांतर एक बड़ी सर्किल होगी, फिर इसी के समानांतर एक इससे भी बड़ी सर्किल होगी, या फिर ऊपर नीचे ले लो, एक ये सर्किल हो गया, तो एक ये सर्किल हो गया, एक ये सर्किल हो गया। देखो, एक ये सर्किल हो गया, तो एक ये सर्किल हो गया, एक ये सर्किल हो गया। सारे सर्किल एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, ठीक है। एक छोटा सा, तो इसी के समानांतर एक बड़ा सर्किल होगा, फिर इसी के समानांतर इससे भी बड़ा होगा। इमेजिन कर रहे हो ना, तो सारे सर्किल एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, ठीक है। या ऊपर नीचे भी ले लो, एक ये सर्किल हो गया, तो इसके जस्ट ऊपर एक ये सर्किल हो गया, एक ये सर्किल हो गया। ओके, तो सारे सर्किल एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, चाहे इस प्लेन में रहे, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, चाहे वर्टिकल प्लेन में, सारे सर्किल एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ओके, तो ऑल द सर्किल्स आर पैरेलल टू ईच अदर। समझ पा रहे हैं ना, जितने भी पार्टिकल्स होंगे डिफरेंट सर्किल को मूव करेंगे, और वो सारे सर्किल एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ओके, एक ये हो गया, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया। ओके, ठीक है, तो इस बात को भी मैं लिख दे रहा हूं। all the circles are parallel to each other, सभी सर्किल एक दूसरे के पैरेलल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात है, अच्छा भाई, सर्किल होगी तो उनका कुछ तो कुछ रेडियस होगा ना। यदि कोई व्यक्ति जीवित है, तो भाई कुछ ना कुछ तो खाएगा ही, हवा खाए, पानी खाए, भोजन खाएगा तो सही। जीवित है तो खाएगा ही सही, मृत है
तो कुछ नहीं खाएगा, ना हवा, ना पानी, ना भोजन। तो जब कोई पार्टिकल किसी सर्किल पर मूव करेंगे तो उनका अपनी रेडियस भी तो होगी ना, रेडियस भी तो होगी ना। यस, उनकी अपनी रेडियस भी होगी, और उनकी रेडियस हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन से मेजर की जाती है। जैसे ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और इसके अबाउट कोई पार्टिकल रोटेट कर रही है इस तरह से, तो इसके अबाउट एक पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ पर रोटेट कर रही है, तो इस सर्किल का यदि रेडियस मुझे मेजर करना है ना, तो हम इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से मेजर करेंगे। चलिए एक बार देखें, ऐसे इमेजिन करा दे रहा हूं। मान लीजिए ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और इसके अबाउट कोई पार्टिकल इस तरह से ऐसे रोटेट कर रही है, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। और इसके अबाउट कोई पार्टिकल इस तरह से रोटेट कर रही है इस एक सर्कुलर पाथ पर। यदि ये सर्किल है तो इनकी अपनी एक रेडियस भी तो होगी, और वो रेडियस हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन से मेजर की जाती है। यहां से मेजर होगी, ये इनका रेडियस हो गया। रेडियस हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन से मेजर की जाती है। जब कोई पार्टिकल किसी एक्सिस के अबाउट एक सर्कुलर पाथ पर मूव करती है तो उस सर्किल का रेडियस उस एक्सिस से मेजर की जाती है। ओके, तो इस लाइन को भी मैं लिख दे रहा हूं कि द एक्सिस ऑफ रोटेशन, सॉरी, द रेडियस ऑफ द सर्किल इज मेजर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। द रेडियस of the circle is measured from the axis of rotation। यस, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये क्या होता है अभी जानते हो तो ठीक है, नहीं तो जस्ट कुछ सेकंड में आने वाली है ये। तो द रेडियस ऑफ द सर्किल इज मेजर्ड फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सारे सर्किल का रेडियस हम एक्सिस ऑफ रोटेशन से मेजर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लाइन, जो पार्टिकल्स हमने कहा कि भाई ठीक है, एक बॉडी है, जैसे ये बॉडी है और इनके कुछ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, तो जब ये बॉडी, ये पूरी की पूरी बॉडी रोटेट करती है ना किसी सर्कुलर पाथ पर, तो उनके साथ साथ इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल भी एक सर्कुलर पाथ पर रोटेट करते हैं। ओके, ये तो हमने बोला ऑन ए डिफरेंट सर्किल। लेकिन जो पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन पर प्रेजेंट होती है ना, जैसे यहां पर हम एक एक्सिस ऑफ रोटेशन खींच रहे हैं, चलो ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन और ये पार्टिकल ठीक एक्सिस ऑफ रोटेशन प्रेजेंट है, तो जो पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन पर प्रेजेंट होती है ना, वो रेस्ट में होता है। वो किसी भी सर्किल पर मूव नहीं कर रहे होते हैं, वो रेस्ट में होते हैं। द पार्टिकल्स प्रेजेंट ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज एट रेस्ट। ऐसे मैं कैसे बोल रहा हूं, देखो रेडियस, अच्छा कोई भी पार्टिकल जब सर्कुलर पाथ मूव करती है तो उनका रेडियस कहां से मेजर करते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। अब ये पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन पर ही बैठा हुआ है और मान लो कि ये सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है, तो इनका रेडियस तुम कैसे मेजर करोगे, इसका रेडियस तुम कैसे मेजर करोगे, एक्सिस से ही ना, और ये एक्सिस पर ही बैठा हुआ है, मतलब इसका रेडियस 0। और जब इसका रेडियस 0 तो काहे का सर्किल, भाई कोई सर्किल रहेगा तो उसका रेडियस रहेगा ही रहेगा, ठीक है, कोई सर्किल रहेगा तो उसका रेडियस रहेगा ही रहेगा। और रेडियस को हम मेजर करते हैं फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पर ही बैठा हुआ है। और मान लो किसी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है और इसका रेडियस मेजर करो, कहां से मेजर करोगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन से, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पर ही बैठा हुआ है, मतलब इसका रेडियस 0, मतलब ये किसी सर्कुलर पाथ में मूव नहीं कर रहा होता है, मतलब ये रेस्ट में है, ठीक है। जब किसी सर्कुलर पाथ पर मूव ही नहीं कर रहा है तो ये तो रेस्ट में हो गया ना। तो यस, जो पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन पर प्रेजेंट होते हैं वो रेस्ट में होता है। तो इस लाइन को भी लिख देते हैं, द पार्टिकल which are present, which is present on the axis of rotation, on the axis of rotation is at rest। यस, जो पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन प्रेजेंट होते हैं वो रेस्ट में होते हैं। ओके, प्लीज नोट दिस। तो हमने आपको बोला था
कि एक्सिस ऑफ रोटेशन कुछ ही सेकंड में आने वाली है, तो लीजिए एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन किसको बोलते हैं? तो जब कोई बॉडी किसी भी फिक्स लाइन के अबाउट इस तरह से रोटेट करते हैं ना, तब उस फिक्स लाइन को हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। जब कोई बॉडी किसी फिक्स लाइन के अबाउट इस तरह से ऐसे रोटेट करती है ना, तो इस फिक्स लाइन को ही हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, when a body rotates about a fixed line, then this fixed line is called axis of rotation. Oh yes, axis of rotation. जब कोई बॉडी किसी फिक्स लाइन के अबाउट इस तरह से रोटेट करती है ना, तब इस फिक्स लाइन को ही हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है जी। नेक्स्ट बात है, एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है ना, वो बॉडी से भी पास हो सकता है या बॉडी के बाहर भी प्रेजेंट हो सकता है। वो एक्सिस ऑफ रोटेशन वो बॉडी से होकर भी पास हो सकती है या बॉडी के बाहर भी प्रेजेंट हो सकता है। नहीं समझ में आ रही है? अभी बता रहा हूं। जैसे मान लो कोई बॉडी है, ये बॉडी है, ठीक है, और ये बॉडी इस तरह से एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट इस तरह से रोटेट कर रही है, ऐसे रोटेट कर रही है। ये बॉडी इस तरह से रोटेट कर रही है एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट। ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन है भैया? ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, AOR, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये बॉडी इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट इस तरह से रोटेट कर रही है। और ध्यान से देखो भाई, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां से पास हुई है? बिल्कुल बॉडी के बीचों बीच से पास हुई है। जरूरी नहीं है कि बीच से ही पास होगी, कहीं से भी पास सकती है। एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां से ही पास हो सकती है, यहां से ही पास हो सकती है, यहां से ही पास हो सकती है, यहां से ही पास हो सकती है। और ये वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लो कि बिल्कुल बॉडी के बीचों बीच प्रेजेंट है, मतलब ये बॉडी से होकर पास हुई है। ये वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी से होकर पास हुई है। और दूसरी एग्जांपल लो, मान लो तूने बचपन में खेला होगा ना, कोई स्टोन लिया होगा, उस स्टोन को तुमने एक रस्सी से बांध दिया। स्टोन लिया होगा और स्टोन को एक रस्सी से बांध देते होगे तुम, फिर ऐसे ऐसे नचाते होगे उस स्टोन को। याद है क्या? याद है बचपन की वो कहानियां, बचपन की वो बातें? एक स्टोन को रस्सी से बांध देते थे, फिर ऐसे ऐसे नचाते थे। ठीक है, यस, याद है। तो मान लो ये है वो स्टोन, तुम्हारी बचपन वाली स्टोन, ये याद है ना? हाँ, यही स्टोन था। और इसको हमने एक रस्सी से बांध दिया और इस तरह से ऐसे रोटेट कर रहा है, इस तरह से ऐसे रोटेट कर रहा है। ध्यान से देखो, ये है उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसी एक्सिस के अबाउट ये स्टोन ऐसे रोटेट कर रहा है, इसी एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये क्या है भाई? एक्सिस ऑफ रोटेशन। और इसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ये स्टोन इस तरह से रोटेट कर रही है। तो क्या ये एक्सिस ऑफ रोटेशन इस पत्थर से होकर पास हुई है क्या? इस स्टोन से होकर पास हुई है क्या? हुई है क्या? नहीं, नहीं। देखो इस एग्जांपल में एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी से होकर पास हुई है, चाहे बीच से बीच पास हो, यहां से पास हो या यहां से पास हो, यहां से पास हो, कहीं से भी पास हुई है। तो इस एग्जांपल में एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी से होकर पास हुई है, लेकिन इस एग्जांपल में ना एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी के बाहर है। इस एग्जांपल में एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी के अंदर से है। इस एग्जांपल में एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन इस एग्जांपल में ना, इस एग्जांपल में एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी से बिल्कुल बाहर है। तो इसका मतलब ये होती है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट हो सकती है, बॉडी से होकर भी पास हो सकती है, या फिर बॉडी के बाहर भी प्रेजेंट हो सकती है। लाइक दिस, यहाँ पर देखो पत्थर तुम नचा रहे हो और ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पत्थर से बिल्कुल बाहर है ना? तो यस, एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी से होकर भी पास हो सकती है या फिर बॉडी के बाहर भी प्रेजेंट हो सकती है। तो इस लाइन को भी मैं लिख दे रहा हूं। एक्सिस ऑफ रोटेशन, देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन मैं बार बार नहीं लिखूंगा, उसको शॉर्ट फॉर्म में कर दे रहा हूं, एब्रिविएट AOR।
एक्सिस ऑफ रोटेशन मे बी प्रेजेंट, मे बी पासेस करो, सही रहेगा पासेस, मे बी पासेस थ्रू द बॉडी, थ्रू द बॉडी और आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी। ओ देखिए, मैं पहले भी बोल रखा हूं कि माई हैंड राइटिंग इज नॉट सो गुड लाइक यू, तो काम चलाना पड़ेगा मेरी आवाज को सुन करके। एक्सियल रोटेशन में बी पासेस थ्रू द बॉडी और आउटसाइड द बॉडी। यस, ये भी बातें समझ में आई गई होगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट। जब कोई बॉडी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करती है ना, जब कोई बॉडी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करती है, तब 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 उनके एंगुलर वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होती है ना, उनके एंगुलर वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होती है वो या तो आउटवर्ड होती है या फिर अपवर्ड होती है। ठीक है, मैंने क्या बोला कि जब कोई बॉडी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करती है, तब उस बॉडी का जो एंगुलर वेलोसिटी होता है ना, वो या तो आउटवर्ड होता है या फिर अपवर्ड होता है, या तो आउटवर्ड होता है या फिर अपवर्ड होता है। अब आप में से किसी को कंफ्यूजन हो सकती है कि भाई वेलोसिटी तो हमने सुना है, ये एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? तो मैं उनको बोलना हूं, आपको नहीं, उनको जिनको एंगुलर वेलोसिटी में प्रॉब्लम हो, तो भाई प्लीज रेफर द सर्कुलर मोशन ऑफ माय लेक्चर, सर्कुलर मोशन ऑफ माय लेक्चर टू अंडरस्टैंड द एंगुलर वेलोसिटी। यदि किसी को एंगुलर वेलोसिटी समझना है ना, तो उनको मेरा सर्कुलर मोशन वाला लेक्चर देखना पड़ेगा। तो प्लीज जाइए वो लेक्चर देखिए, आपको अच्छे से, आई प्रॉमिस, आई ग्रांट यू, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी। जाइए वो सर्कुलर मोशन वाला मेरा लेक्चर देखिए। तो जब कोई बॉडी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती है, तो उस बॉडी का जो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है वो या तो आउटवर्ड होता है या फिर अपवर्ड होता है। ठीक है, पहले इसको लिखते हैं, समझिएगा पहले तो लो समझो। मान लो कोई बॉडी है, वो इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है। तब इस बॉडी का जो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा ना, वो या तो अपवर्ड होगा, वो या तो आउटवर्ड होगा या फिर अपवर्ड होगा। यही सर्किल अगर ऐसे हो तो अपवर्ड, यही सर्किल यदि ऐसे है तो मैं आउटवर्ड बोल रहा हूं, लेकिन यही सर्किल यदि ऐसे है, ऐसे प्रेजेंट हो, तो मैं क्या बोलूंगा? अपवर्ड ही बोलूंगा ना भाई। ये सर्किल ऐसे है तो मैं आउटवर्ड बोल रहा हूं, और यही सर्किल यदि ऐसे प्रेजेंट हो तो मैं अपवर्ड बोलूंगा। तो जब कोई बॉडी किसी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करती है, तो उनका एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन या तो आउटवर्ड होती है या फिर अपवर्ड होती है, या फिर एक और चीज बोलते हैं टुवार्ड्स द व्यूअर। देखो ये इस बोर्ड के प्लेन का देखो, ये यहाँ पर ये बॉडी क्या कर रही है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, तो इनका एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन आउटवर्ड होगा, मतलब टुवार्ड्स मी होगा। मैं कौन हूँ? व्यूअर हूँ। टुवार्ड्स मी, आउटवर्ड मतलब क्या? टुवार्ड्स मी, आउटवर्ड मतलब क्या? टुवार्ड्स मी। मैं कौन हूँ? व्यूअर हूँ, मतलब इनका एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन टुवार्ड्स द व्यूअर बोलिए। तो यहाँ पर क्या बोलिए? या तो आउटवर्ड बोलिए, या फिर अपवर्ड बोलिए, या फिर टुवार्ड्स द व्यूअर बोलिए, टुवार्ड्स द व्यूअर बोलिए, एक ही बात है। चलिए, व्हेन अ बॉडी rotates in anti-clockwise direction, then its, मिटाइए इसको, then its angular velocity, then the direction of angular velocity, then the direction of angular velocity is, बोलो, आउटवर्ड ना? यस, आउटवर्ड। और क्या मैंने बोला था? अपवर्ड ना? यस, अपवर्ड। आउटवर्ड बोलिए या फिर अपवर्ड बोलिए, ये डिपेंड करता है कि सर्किल ऐसे है कि ऐसे है, सर्किल ऐसे कि ऐसे। ओके, और क्या बोला था मैंने लास्ट में? टुवार्ड्स व्यूअर।
टुवार्ड्स व्यूअर, जो मैं बोलता हूं ना उसको याद रखना है आपको, ठीक है? ठीक है, तो ये बात पक्की होगी भाई कि जब कोई बॉडी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती है तो उनके एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन या तो आउटवर्ड होता है या तो फिर अपवर्ड होता है या फिर टुवर्ड्स व्यूअर होता है। और इसको उल्टा कर दे तो उल्टा मतलब जब कोई बॉडी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करती है तो डायरेक्शन इसका उल्टा हो गया ना, ये एंटी क्लॉकवाइज था। अब हम बोल रहा हूं कि जब कोई बॉडी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट करती है तो डायरेक्शन इनका उल्टा हो गया। तो जब कोई बॉडी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करती है तो उनके एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन इनका उल्टा करते चले जाइए। ये क्या आउटवर्ड तो वो हो जाएगा इनवर्ड, ये आउटवर्ड तो वो हो जाएगा इनवर्ड, ठीक है? ये अपवर्ड तो वो हो जाएगा डाउनवर्ड, ये टुवर्ड्स द व्यूअर तो वो हो जाएगा अवे फ्रॉम व्यूअर। एक बार अच्छे सुनो, जब कोई बॉडी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करती है तो उनके एंगुलर वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होती है ना वो या तो इनवर्ड होता है या फिर अप डाउनवर्ड होता है या फिर अवे फ्रॉम व्यूअर होता है। समझ लो, यहां पर लो समझो, है समझ कर छोड़ेंगे, ऐसे छोड़ छोड़ेंगे। ये रहो, यहां पर कोई बॉडी क्या कर रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, तो इनका एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, इनवर्ड। क्या होगा, इनवर्ड। और यही सर्किल यदि ऐसे है तो डाउनवर्ड, यही सर्किल यदि ऐसे है, ऐसे ऐसे है, दिख तो रहा है ना, ऐसे है तो डाउनवर्ड। ओके, ठीक है। तो जब कोई बॉडी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करती है तो इनके एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन या तो इनवर्ड होती है या फिर यही सर्किल ऐसे है तो डाउनवर्ड होती है। अब देखो इनवर्ड का मतलब क्या, इनवर्ड का मतलब क्या, मैं हूं व्यूअर और डायरेक्शन क्या होती है, इनवर्ड, एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन इनवर्ड, इनवर्ड, मैं हूं व्यूअर, डायरेक्शन इनवर्ड, मतलब मेरे से दूर। इनवर्ड का मतलब क्या, मेरे से दूर। इनवर्ड का मतलब क्या, मेरे से दूर। देखो मेरे से दूर। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जब कोई बॉडी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती है ना, रोटेट करती है, तब उनके एंगुलर वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होती है ना वो अवे फ्रॉम व्यूअर होती है। तो तुम चाहे इनवर्ड बोलो या फिर डाउनवर्ड बोलो या फिर अवे फ्रॉम व्यूअर बोलो, एक ही बात है। चलिए तो इनको पहले मिटाएंगे उसके बाद लिखेंगे, नहीं तो बीच में आ जाएगा बेचारा। व्हेन अ बॉडी रोटेट्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यस क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, then the direction of its angular velocity, yes its angular velocity is inward। पहले तो तुम लिखो इनवर्ड स्लैश इनवर्ड, फिर क्या है डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, और मैंने क्या बोला था एक, इसमें टुवर्ड्स द व्यूअर, इसमें क्या हो जाएगा अवे फ्रॉम व्यूअर, अवे फ्रॉम व्यूअर, अवे फ्रॉम व्यूअर। और मैं अवे फ्रॉम व्यूअर क्यों बोल रहा हूं ये तो आपको मैं बता चुका हूं। तो यस, आज हमने स्टार्ट किया था रोटेशनल मोशन, और रोटेशनल मोशन का कुछ इंपॉर्टेंट लाइन था जिसको समझना जरूरी था। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट नहीं हुई है क्या, स्टार्ट ही तो है, ये भी तो चैप्टर है। यदि ये सब लाइन कहाँ का है, ये सब कॉन्सेप्ट कहाँ का है, रोटेशनल मोशन का है, तो चैप्टर तो स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, ये सभी कॉन्सेप्ट रोटेशनल मोशन का है, तो चैप्टर तो स्टार्ट हो चुकी है। तो क्या ये सब हार्ड था क्या, नहीं ना, आसान था ना, एकदम आसान था कि नहीं, बोलो यस आसान था। इसी तरह से पूरा चैप्टर आसान होने वाला है, आई प्रॉमिस यू, आई ग्रांटेड यू, इसी तरह से पूरा चैप्टर आसान होने वाली है। कहीं पर कोई कॉम्प्लिकेशन दिखेगी नहीं, कहीं पर कोई कॉम्प्लिकेशन लगेगी नहीं, बस तुम ध्यान से वो सुनते जाओ जो मैं बता रहा हूं, तुम ध्यान से पढ़ते जाओ जो मैं बता रहा हूं। बोला ना कि फिजिक्स का बेस्ट बुक योर माइंड है, फिजिक्स का बेस्ट टीचर स्वयं तुम हो, स्वयं तुम हो। तुम बेस्ट टीचर खोजते रहे, वैसे हो ना, एक मिरिग होता है जिसके नाभि में कस्तूरी क्या होता है, कुछ होता है कस्तूरी जो सुगंधित देता है, सुगंध देता है पूरा, तो बेचारा वो मिरिग, उसके नाभि में वो कस्तूरी उसके नाभि में होती है, बट वो पूरे जंगल में उस कस्तूरी को खोजता रहता है, उसको सुगंध को ढूंढते रहता है। कहाँ है वो, मिलता ही नहीं है, मिलेगा नहीं, पूरा जंगल छान मारेगा, मिलेगा ही नहीं। मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कस्तूरी तो स्वयं उसके नाभि में है,
और उसी को लेकर वो घूम रहा है, दौड़ रहा है, तो मिलेगा ही नहीं। इसी तरह से तुम ढूंढते रहो जो बेस्ट टीचर, मिलेंगे ही नहीं, मिलेंगे नहीं बेस्ट टीचर। वो टीचर तुमको कुछ अच्छे लग सकता है, बस वो बेस्ट टीचर तुम्हारे नहीं है। बेस्ट टीचर तो स्वयं तुम हो। ये कोई और सब्जेक्ट नहीं भाई, वो फिजिक्स है, तो तुम्हारा बेस्ट टीचर स्वयं तुम हो। यदि तुम फिजिक्स स्टडी कर रहे हो ना, तो फॉर द स्टडी ऑफ फिजिक्स जो बेस्ट टीचर स्वयं तुम हो। और इसका बेस्ट ज्ञान तुम्हारी इमेजिनेशन है। यदि तुम इमेजिन करना जानते हो तो इसका बेस्ट ज्ञान तुम्हारी इमेजिनेशन है। और इसका बेस्ट उपलब्धि, इसको देखना है, फिजिक्स को देखना है। फिजिक्स को इतना, मैं हमेशा बोलता हूँ कि और सब्जेक्ट को तब तक पढ़ो जब तक समझ ना आ जाए, समझ में ना आ जाए, और फिजिक्स को तब तक पढ़ो जब तक ये समझ में ना आ जाए, और फिजिक्स को जब तक समझते रहो तब तक समझते रहो जब ये तुम्हारे आंखों के सामने दिखने ना लगे। जिस दिन ये फिजिक्स तुम्हारे आंखों के सामने दिखने लगेगी ना, समझ लेना तुमने फिजिक्स में एक उपलब्धि प्राप्त कर ली, वैसे ही जैसे आइंस्टीन ने प्राप्त किया था। अरे सर, काहे का आइंस्टीन से तुलना कर रहे हो? अरे कहाँ तुलना कर रहा हूँ सर, आइंस्टीन बड़े से तो आइंस्टीन बड़े से था क्या? उनका खेल चेहरा मोहरा से बड़े थे क्या? या फिर अपने शरीर से बड़े थे केवल? अरे आइंस्टीन बड़े थे मतलब उनकी बातें बड़ी थी, उनकी सोच बड़ी थी, उनकी ज्ञान बड़ी थी, उनकी आदर्श बड़े थे। तो वही तो बोल के गए हैं कि नॉलेज इज नॉट इम्पोर्टेंट, इमेजिनेशन इज इम्पोर्टेंट, इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। यदि तुम फिजिक्स में इमेजिन कर सकते हो तो तुमसे बेस्ट कोई है ही नहीं फिजिक्स में। तुम फिजिक्स में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। वो उन्हीं का कहना है, मैं क्या कह रहा हूँ। यदि तुम फिजिक्स में इमेजिन कर पाते हो ना, यू आर द बेस्ट फॉर द फिजिक्स। तो ये मेरी लाइन नहीं है, उन्हीं की बात है। मैं आपको उनसे तुलना नहीं कर रहा हूँ, उनकी कही हुई बातों को आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है? तो यदि तुम इमेजिन कर पाते हो ना, तो यू आर द बेस्ट लर्नर ऑफ द फिजिक्स। फिजिक्स का हर कोई लर्नर ही होता है भाई, फिजिक्स का कोई गुरु नहीं हो सकता है, फिजिक्स का हर कोई लर्नर नहीं होता है। मैं भी लर्नर हूँ, आप भी लर्नर हो, और आप जिनको अपना बेस्ट टीचर मानते हो ना सबसे अब तक का, वो भी फिजिक्स का लर्नर ही है। तो फिजिक्स का बेस्ट लर्नर कौन है? तो जो इमेजिन कर सकता है, ठीक है जी। तो यस, इतनी चीजों को आप रिवाइज करके रखेंगे। मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। विश यू ऑल द बेस्ट।